एवरीवन। सौम्या एजुकेशन सीटेड क्लासेस में मैं सुनैना मैम आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग हिंदी पेडागोगी में देखेंगे टीचिंग मेथड ऑफ ग्रामर, जिसे हम व्याकरण की शिक्षण विधियाँ कहते हैं। तो व्याकरण की क्या शिक्षण विधियाँ होनी चाहिए, यानी कि हिंदी में व्याकरण को पढ़ाने के लिए किन किन विधियों का पालन किया जाना चाहिए, आज हम इन्हीं बातों से अवगत होंगे। तो यहाँ जब भी हम बात शिक्षण की करते हैं, यानी कि किसी को पढ़ाना या पढ़ना ही क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। यानी कि शिक्षा देने का कार्य या शिक्षा लेने का कार्य ही क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि जब हम किसी भाषा को हम व्याकरण के नियमों से और सिद्धांतों से जोड़ते हैं, तो इससे व्याकरण के शुद्ध नियमों और सिद्धांतों का पालन किया जाता है। तो यहाँ हम स्टूडेंट भाषा शिक्षण की कई विधियों से अवगत होंगे, जिन विधि के आधार पर हम भाषा को व्याकरण पर आधारित करते हैं और अपने भाषा को शुद्ध स्वरूप प्रदान करते हैं। तो चलिए हम कुछ विधियों से अवगत होते हैं। तो सबसे पहली विधि है निगमन विधि, यानी कि व्याकरण के शिक्षण विधियों में निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि निगमन विधि क्या होता है। यानी कि निगमन विधि वह विधि है जो कि नियम से उदाहरण की ओर अग्रसर होता है। जब हम बच्चे को नियम से उदाहरण की ओर ले जाते हैं, तो ऐसी विधियां ही निगमन विधि कहलाता है। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि निगमन विधि जो है वो व्याकरण शिक्षण की क्या है, सबसे पुरानी विधि है, सबसे प्राचीन विधि है। ठीक है, तो हम इसमें क्या देखते हैं कि इस विधि में बच्चों को यानी कि विद्यार्थियों को हम सबसे पहले व्याकरण से संबंधित नियमों से अवगत कराते हैं। तो कहने का तात्पर्य है स्टूडेंट कि हम बच्चे को सर्वप्रथम व्याकरण के कई नियमों से अवगत करा करके उस नियम से संबंधित हम उदाहरण देते हैं। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप में अगर हम बच्चे को संज्ञा पढ़ाते हैं या सर्वनाम पढ़ाते हैं या विशेषण पढ़ाते हैं, तो हम संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण या व्याकरण के जितनी भी मतलब कि कॉन्सेप्ट हैं, ये सारी की सारी बातें जो हैं हम क्या करते हैं, परिभाषा पर आधारित करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम बच्चे को जो है व्याकरण के नियम यानी कि परिभाषा से अवगत करते हैं और उसके साथ साथ उन परिभाषाओं के आधार पर ही हम उदाहरण दे करके बच्चे में जो है निगमन विधि को विकसित करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब बच्चे को हम नियम से उदाहरण की ओर किसी भी प्रकार के विषयों को हम व्याकरण तथ्यों पर आधारित करते हैं, तो इससे बच्चे क्या होते हैं कि व्याकरण के नियम को सीख करके सही और सटीक जो है उदाहरण को स्पष्ट करने में और उदाहरण को समझने में अपनी समझ को विकसित करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम यहाँ देखेंगे कि हम जैसे कि उदाहरण देते हैं, कोई भी एग्जाम्पल बच्चे को जब डेफिनेशन देने के बाद देते हैं, तो इसमें हम दो विधि का और भी पालन करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला विधि है सूत्र विधि का। यानी कि जब आप उदाहरण देते हैं तो उदाहरण किससे होना चाहिए, तो उस व्याकरण के सूत्र विधि पर आधारित होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम सूत्र विधि का पालन करते हैं और दूसरा जो हम पालन करते हैं दूसरा हो जाता है पुस्तक विधि, यानी कि जिसको हम बुक मेथड कहते हैं। तो यानी कि कहिए कि ये जो सूत्र विधि है जो कि निगमन विधि के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सूत्र विधि से हम जोड़ करके क्या करते हैं, कुछ उदाहरण बताते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो टीचर होते हैं व्याकरण से संबंधित कई सूत्रों से बच्चे को अवगत कराते हैं और उस सूत्र को जो है यानी कि कहिए कि उसके लिए बच्चे को क्या करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, कंठस्थ करना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है, तभी वो सूत्र को याद कर पाते हैं। तो इसलिए ये जो विधियां हैं तो ये पूर्ण रूपेण क्या है, यानी कि व्याकरण के हर प्रकार के सूत्रों को क्या
हैं। तो यहाँ हम स्टूडेंट ये कहना चाहेंगे कि व्याकरण का निगमन विधि जो है और ये सूत्र विधि और पुस्तक विधि पर ही आधारित होती है, और जिससे कि बच्चों को क्या किया जाता है, व्याकरण के सूत्रों को कंठस्थ करवाया जाता है। चलिए दूसरा हम देखेंगे पुस्तक विधि, जिसको कि हम बुक मेथड कहते हैं। तो बुक मेथड भी जो है ये निगमन विधि का एक क्या है, स्वरूप है। तो इसमें क्या देखते हैं कि ये जो पुस्तक विधि है ये सूत्र विधि का ही क्या है, एक परिवर्धित स्वरूप है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस विधि में नियमों का ज्ञान कराने के लिए टीचर बच्चे को व्याकरण के पुस्तक से अवगत कराते हैं, और पुस्तक दे करके उसमें जो भी व्याकरण के नियम हैं तो उन नियमों को पुस्तक के द्वारा क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है, और बच्चे को ये लर्न कराया जाता है, कंठस्थ कराया जाता है। तो हम यहाँ ये देखेंगे स्टूडेंट कि ये सूत्र विधि और पुस्तक विधि मतलब कि विद्वानों के नज़र में क्या है, यह एक अमनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें बच्चे जो हैं समझ प्रणाली पर आधारित अपने विभिन्न प्रकार के तर्क शक्तियों को नहीं रखते हैं, बल्कि कंठस्थ यानी कि रटंत प्रणाली पर रखते हैं। तो इसलिए बहुत सारे विद्वानों ने इन निगमन विधि को अरुचिकर विधि माना है, क्योंकि इस विधि के द्वारा बच्चे क्या हो जाते हैं, बच्चे बोर हो जाते हैं, यानी कि उन्हें रट्टा लगाना होता है, विभिन्न प्रकार के नियमों परिभाषाओं को रट करके वो अपने विभिन्न प्रकार के उदाहरणों को स्पष्ट करने में सक्षम हो पाते हैं। तो यहाँ हम ये भी कहेंगे कि इस प्रणाली में जो भी चिंतन है, यानी कि जो भी थिंकिंग है या सुपरविजन है या जो भी कहिए कि नियम जो होनी चाहिए पढ़ने का, पढ़ाने का, ये सारे के सारे नियमों में क्या, नियमों का मतलब कि बिल्कुल ही पालन नहीं होता है। यानी कि आप अपने थिंकिंग को, आप अपने विभिन्न प्रकार के सुपरविजन को, या आप अपने जो भी नियम है आपके, इन ये सारे के सारे क्या होते हैं, यानी कि पूर्ण रूपेण अप्रभावी होते हैं। यानी कि आपको अपना मतलब कि चिंतन क्रिएट करने का या फिर थिंकिंग क्रिएट करने का या फिर आपको सुपरविजन करने का कि क्या हमें मतलब कि होना चाहिए, क्या सूत्र हम दे सकते हैं, क्या हम परिभाषा दे सकते हैं, तो ये आपको अवसर नहीं मिलता है। तो इसलिए यह विधि क्या है कि पूर्ण रूपेण अमनोवैज्ञानिक है, यानी कि बच्चों के लिए ये अरुचिकर और क्या बोलिए कि मतलब कि पूर्ण रूपेण ये एक मतलब कि बेकार विधि मानी जाती है। यानी कि बच्चों को ये रटंत प्रणाली पर क्या करती है, विकसित करती है। चलिए हम लोग अब दूसरे टॉपिक, दूसरे विधि के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हो जाता है आपका आगमन विधि। चलिए हम लोग आगमन विधि की बात करेंगे। तो आगमन विधि जो होते हैं, तो ये आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड जो होते हैं, तो इनमें हम क्या देखेंगे, तो आगमन यानी कि आगमन विधि वैसी विधि होती है जिसमें कि हम बच्चों को उदाहरण से नियम की ओर जब ज्ञान देते हैं या विभिन्न प्रकार के भाषाई अधिगम प्रक्रिया को स्थापित करते हैं, तो वैसी विधियां ही आगमन विधि कहलाती है। तो ये आगमन विधि जो होती है ये पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो व्याकरण की आगमन विधि है ये बच्चों के लिए क्या होते हैं, रुचिकर होते हैं, बच्चे के जिज्ञासा को बढ़ाने वाले होते हैं, क्योंकि बच्चे आसपास के वातावरण से या पूर्व ज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्यों से अवगत होकर के बहुत तरह से एग्जाम्पल लेकर उसे हम क्या करते हैं, परिभाषित
भाषाओं से कोरिलेट करते हैं। तो इसलिए ये विधि जो होते हैं ये बच्चों में समझ प्रणाली पर क्या होती है, आधारित होती है। बच्चे जिस वातावरण में जिस भी विषय वस्तु से जुड़े होते हैं या जिनके बारे में थोड़ी भी कंसेप्ट रखते हैं, तो उनके एग्जाम्पल्स ले करके वो उस परिभाषा से क्या होते हैं, सहसंबंधित होते हैं। तो कहने का मतलब कि इस विधि में जो है पूर्ण रूपेण बच्चों के मानसिक व बौद्धिक शक्तियों का क्या किया जाता है, विकास किया जाता है। और यह विधियां जो है ये बच्चे के लिए क्या होती है, सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि इस विधि के द्वारा बच्चे क्या होते हैं, स्वयं सीखते हैं। यानी कि इसके लिए उन्हें मतलब कि टीचर की मदद की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बच्चे अपने मतलब कि स्वतंत्र मानसिकता के आधार पर बच्चे किसी भी प्रकार से उदाहरण से संबंधित समझ को विकसित करके वो क्या करते हैं कि उस व्याकरण के नियमों से सहसंबंधित करते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट यानी कि हम यहाँ ये कहेंगे कि छात्र के लिए व्याकरण की ये जो आगमन विधि है वो सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। चलिए अब हम व्याकरण शिक्षण के तीसरे विधि से अवगत होते हैं। तो तीसरी विधियां है भाषा संसर्ग विधि। तो भाषा संसर्ग विधि यानी कि यह विधि जो होती है यानी कि उच्च माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए ये सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि भाषा मतलब कि इसमें जो भाषा का जो अधिकार होता है यानी कि ये स्वयं मतलब कि अधिकार किसका होता है, तो लेखकों का होता है। तो यानी कि लेखक किसी भी जब बुक्स को व्याकरण के बुक्स को जब रचना पर आधारित करते हैं तो इसमें क्या होता है कि उसकी कृतियों का क्या किया जाता है, मूल रूप से मतलब कि ध्यान दिया जाता है कि लेखक जब किसी भी व्याकरण के बुक का रचना करते हैं तो इसमें क्या होता है कि वो भली भांति ये समझते हैं कि बच्चे को कौन सा लैंग्वेज जो है सटीक समझ में आएगा या कौन सा शब्द हम उस व्याकरण के पुस्तक में शामिल करेंगे जिससे कि बच्चे के जो है भाषा अधिगम में क्या हो सके, ये व्याकरण मतलब कि उपयोगी बन सके। तो यहाँ हम स्टूडेंट ये देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो भी लेखकों के द्वारा लिखे गए जितने भी व्याकरण से संबंधित बुक हैं ये भाषा के सही ज्ञान को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। और यह विधि अपने आप में क्या मानी जाती है, कंप्लीट मानी जाती है, पूर्ण मानी जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि भाषा संसर्ग विधि में हम किसी भी एक भाषा को आधार बनाकर उससे संबंधित कई भाषाओं को हम क्या करते हैं, भाषाओं को एक दूसरे से जोड़ने में सक्षम हो पाते। तो यहाँ हम इस विधि में क्या देखेंगे कि यह विधि जो है ये विधि व्यवहारिक व्याकरण पद्धति पर क्या होती है, आधारित होती है। यानी कि हम व्यवहारिक व्याकरण शिक्षा द्वारा क्या करा सकते हैं, व्याकरण शिक्षण करा सकते हैं। और हम ये देखेंगे कि इसमें जो है बच्चे नियमित व्याकरण पढ़ करके व्याकरण के कई प्रकार के नियमों और विधियों को वो क्या कर सकेंगे, समझ सकेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब बच्चे हायर लेवल पर यानी कि हायर लेवल यानी उच्च स्तर पर जब भाषाओं का वो संग्रह करेंगे, शब्दों का संग्रह करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो अपने स्वरूप में भाषा को निर्धारित करने में सक्षम हो पाएंगे। तो इस विधि में भाषा के शुद्ध रूप का क्या होता है, शुद्ध रूप का ज्ञान देने में बालक सक्षम होता है। साथ ही जितने भी शुद्ध और अशुद्ध विवेचन होते हैं उनके आधार पर हम भाषा संसर्ग विधि के द्वारा क्या करते हैं कि भाषाओं के कई प्रकार के स्वरूपों को, भाषा के कई प्रकार के
शुद्धता को या कई प्रकार के विकल्पों को भी विकसित करने में सक्षम हो पाते हैं। तो यहाँ हम स्टूडेंट बिना विवेचन के यानी कि बिना किसी का डिस्क्राइब किए हुए हम एक भाषा को सुनिश्चित नहीं करते हैं। तो भाषा को हमें डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है, उसका विवेचन करना है, तो हमें क्या करना होगा, शब्दों को शब्दों से जोड़ना होगा, वाक्यों को वाक्यों से जोड़ना होगा, तभी हम क्या करेंगे, एक भाषा को निर्मित कर पाएंगे। तो इसलिए तो भाषा का विवेचन करने की क्षमता हमें व्याकरण के नियमों से ही क्या होनी होगी, जाननी होगी। तो इसके लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए, भाषा संसर्ग विधि का पालन करना चाहिए, जिससे कि बच्चे में कई प्रकार के शब्दों वाक्यों का क्या हो सके, निर्माण हो सके, और ये निर्माण जो है सहसंबंध की भावना पर आधारित हो सके, जिससे कि बच्चों में भाषा को उत्पत्ति करने में एक आत्मविश्वास हो सके। तो इसलिए स्टूडेंट, तो भाषा का अगर हमें विश्लेषण करना है तो हमें क्या करना होगा, भाषाओं को अन्य भाषाओं से संसर्ग करना होगा, सहसंबंधित करना होगा, तभी हमारी भाषा व्यापकता के आधार पर विकसित हो पाएगी। तो चलिए आगे हम जो है व्याकरण शिक्षण के अगले विधि को देखेंगे। नेक्स्ट है प्रयोग विधि, यानी कि जिसे हम प्रैक्टिकल मेथड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी व्याकरण के नियमों को या व्याकरण के सिद्धांतों को प्रयोग पर आधारित करते हैं, तो प्रयोग हम कैसे करेंगे, यानी कि हम किसी भी सूत्र, व्याकरण के सूत्र, नियम या परिभाषा को हम किस पर आधारित करेंगे, तो उदाहरण पर आधारित करेंगे। यानी कि हम व्याकरण के से संबंधित नियमों का अगर कई प्रकार से अगर हम उदाहरण देने में सक्षम हो जाते हैं, तो अर्थात हमें व्याकरण के सही स्वरूप या सही नियम भली भांति क्या है, जान मतलब कि अवगत हैं, प्राप्त हैं। तो इसलिए यहाँ स्टूडेंट ये कहा जाता है कि भाषा प्रयोग के द्वारा हम किसी भी बच्चों को क्या करा सकते हैं, अध्ययन करा सकते हैं, और भाषा के कई नियमों का पालन करके हम उस भाषा को बच्चों के जीवन के लिए, बच्चों के उद्देश्यों के लिए जो है उपयोगी बना सकते हैं। तो इसलिए इसमें क्या किया जाता है, भाषा का प्रयोग करने के लिए भाषा के कई स्टेप्स से होकर के हमें क्या होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। जैसे कि हम एक भाषाओं को दूसरे भाषाओं से क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। फिर उसके बाद एक भाषा को हम क्या करते हैं, विश्लेषणात्मक प्रक्रिया पर आधारित करते हैं। अगर हम भाषा का प्रयोग करने जानेंगे, व्याकरण का प्रयोग करने जानेंगे, तो हमें कितना भी मतलब कि उसे भाषाई प्रक्रिया पर आधारित करना हो, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, विश्लेषित कर सकते हैं। अगर हमारे पास शब्द का भंडार रहेगा, हमारे पास वाक्य का भंडार रहेगा, तो भाषाई भंडार होने में कोई देर नहीं होगी। तो इसलिए भाषाई भंडार जो होते हैं ये प्रयोग विधि पर ही आधारित हो सकती है। यानी कि आप किसी भी भाषा का जितना यूज कीजिएगा बोलने में, तो उतना ही आपकी भाषाई क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। इसलिए स्टूडेंट, तो भाषाई प्रयोग विधि जो होते हैं, जो कि व्याकरण के नियमों से जुड़े होते हैं, तो व्याकरण की जो ये प्रयोग विधि जो होती है, ये बालकों में तुलना करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए तथा विभिन्न प्रकार से उन्हें उनका निष्कर्ष करने के लिए, उनका नियमीकरण करने के लिए सुनिश्चित किए जाते। तो इसलिए प्रयोग जो होते हैं वो कई तथ्यों पर आधारित होते हैं। यानी कि प्रयोग जो, कोई भी प्रयोग जो होता है वो मतलब कि रिजल्टेंट पर आधारित होता है, कंपैरिजन पर आधारित होता है, एनालिसिस पर आधारित होता है, या विभिन्न प्रकार के मतलब कि कंक्लूजन पर आधारित होता है। तो इसलिए इन सारे आधारों को मतलब कि बातों को आधार मान करके हम क्या करेंगे कि व्याकरण को प्रयोग विधि पर आधारित करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट व्याकरण शिक्षण के अगले जो विधि है सहसंबंध विधि।
तो सह संबंध विधि को भी हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो जब हम व्याकरण के सह संबंध विधि की बात करते हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि बिना व्याकरण के हम शुद्ध ना ही बोल सकते हैं, ना ही लिख सकते हैं। यानी कि भाषा को शुद्धतम स्वरूप प्रदान करने के लिए हमें व्याकरण के नियमों का पालन करना होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि नियमों का ज्ञान जो है भाषा के शुद्धतम स्वरूप से ही विकसित की जा सकती है, और हम भाषा के नियमों का शुद्ध रूप से जब अनुकरण करते हैं तो हमें भाषा संबंधी सारी मतलब की प्रक्रिया क्या होती है, एक दूसरे से संबंधित होती है। यानी कि नियम, सिद्धांत या जो भी भाषाई प्रक्रिया है सब सारे के सारे क्या होते हैं, आपस में कोरिलेट होते हैं। तो यहाँ हम स्टूडेंट ये कहेंगे कि यह जो व्याकरण शिक्षण की जो यह विधि है, यानी कि सहसंबंध विधि, तो यह विधि जो है कहने का मतलब है कि कोई अलग विधि नहीं है। इस विधि में हम क्या करते हैं कि भाषा को भाषा से क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं, और हम बच्चों को जो है भाषा बोलने के कई अवसर प्रदान करते हैं, कई परिस्थितियों को हम अवगत कराते हैं, जिससे कि बच्चे में क्या होती है, भाषाई अधिगम क्षमता जो है विकसित होती है। तो हमें बच्चे में अगर भाषाई क्षमता को व्याकरण पर आधारित करना है तो हमें क्या करना होगा, प्राथमिक स्तर पर ही व्याकरण के सहसंबंध विधि का पालन करना होगा। यानी कि प्रारंभिक स्तर से ही अगर बच्चे व्याकरण के शुद्ध स्वरूप को जानेंगे तो भावी भविष्य में वो क्या कर पाएंगे, अच्छे भाषा को सृजित कर पाएंगे और उस भाषा का जीवन में उपयोग कर पाएंगे। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि। यानी कि हम व्याकरण शिक्षण में प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि का पालन करते हैं। तो ये प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि जो होती है तो ये व्याकरण की एक क्या होती है, मूल आधार होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि यह विधि जो है बिना व्याकरण का जो ज्ञान करा सकेंगे तो ऐसा असंभव है। यानी कि व्याकरण के शुद्ध नियमों का या शुद्ध स्वरूपों का अगर हमें ज्ञान करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, भाषा प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि का पालन करना होगा। तो इसमें क्या होते हैं कि बच्चे जो होते हैं अपने मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा को प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, जानते हैं, और उस भाषा को आधार बना करके अपने भाषा को विद्यालय भाषा से कोरिलेट करते हैं। तो हम यहाँ स्टूडेंट ये देखेंगे कि ये जो प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि जो होता है, इस भाषा पर क्या होता है, यानी कि जो बच्चे मातृभाषा जानते हैं या क्षेत्रीय भाषा को जानते हैं तो इस पे बच्चे का क्या होता है, पूर्ण अधिकार होता है, उनका पूर्ण पकड़ होता है। जैसे कि कोई बच्चा अगर गुजराती बोलता है या मराठी बोलता है या उड़िया बोलता है या तेलुगु बोलता है तो क्या है, उनकी अच्छी पकड़ होती है। अगर कोई बिहारी भाषा बोलता है तो उनकी अच्छी पकड़ है, या ठेठी बोलता है तो उनकी अच्छी पकड़ है, भोजपुरी बोलता है तो वो उनकी अच्छी पकड़ है। यानी कि उस भाषा को वो अच्छे से बोल सकता है। भाषा के प्रति क्या होती है, उनकी स्वतंत्रता होती, क्योंकि उस भाषा में क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा में क्या होती है, उनकी विशेष पकड़ होती है। तो इसलिए बालकों को वार्तालाप करने का क्या दें, हम अवसर दें। ठीक है, कि बच्चे अगर अपनी भाषा में, अपनी प्रत्यक्ष भाषा में अगर वार्तालाप करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें क्या देना चाहिए, अवसर देने चाहिए। और ये अवसर दे करके हम बच्चे में भाषा संबंधी प्रक्रिया को व्याकरण पर आधारित कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ स्टूडेंट, तो ये जो भाषा प्रत्यक्ष शिक्षण विधि भी जो होनी चाहिए ये प्राथमिक स्तर से ही प्रारंभ होनी चाहिए। यानी कि आप जैसे कि अभी देखे होंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी जो है ये क्या है कि बच्चे के मूल भाषा पर आधारित है। यानी कि जो बच्चा जिस भाषा को बोलना चाहे उस भाषा को वो क्या कर सकता है, प्रत्यक्ष रूप से
सबको उस भाषा में अपने पाठ्यक्रम को पढ़ने की आज़ादी दी गई है और उस भाषा से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की आज़ादी दी गई है। तो इसलिए भाषा प्रत्यक्ष भाषा शिक्षण विधि जो है वो बच्चों को क्या करती है, भाषाई स्वतंत्रता प्रदान करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे खेल विधि। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, खेल विधि यानी प्ले मेथड। तो ये प्ले मेथड जो है, इस विधि में क्या होते हैं, शिक्षक बच्चों के साथ खेल खेल में क्या करते हैं, व्याकरण के ज्ञान से अवगत कराते हैं, व्याकरण के नियमों से अवगत कराते हैं। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि जब हम किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या भाषा व्याकरण के किसी भी प्रकार के नियम और परिभाषा से जब हम अवगत होते हैं तो बच्चे के विभिन्न प्रकार के व्याकरणिक सूत्रों और नियमों को आसान बनाने के लिए और बच्चों के लिए रुचिकर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, खेल विधि का सहारा लेते हैं। तो खेल विधि का चयन करके बच्चे क्या करते हैं, व्याकरण का यथासंभव नियमों का पालन करते हैं और व्याकरण के कई नियमों का पालन करके बच्चे में क्या होती है, भाषाई ज्ञान व्याकरण के नियमों पर आधारित होती है, जिससे कि बच्चे के जो अंदर निरस्ता होती है, जो बोरिंग होती है, वो खेल विधि के द्वारा क्या हो जाता है, दूर हो जाता है और बच्चे खेल खेल में ही अच्छे व्याकरण के नियम और सूत्रों को जान जाते हैं, विधियों को जान जाते हैं और जिससे कि बच्चे की भाषाई क्षमता जो है बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो इसलिए खेल विधि जो है, तो ये खेल विधि का प्रयोग जो है ये भी प्राथमिक स्तर से ही एक शिक्षक को कक्ष में करना चाहिए, यानी कि एक व्याकरण के टीचर को खेल विधि का सहारा लेकर के प्राथमिक स्तर से ही बच्चे के भाषा को व्याकरणिक नियमों से जोड़ करके भाषाई विकास में क्या कर सके, विकसित कर सके। चलिए आगे हम बढ़ते हैं विश्लेषणात्मक विधि, यानी कि एनालिटिकल मेथड जो होता है। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि अगर आप एक व्याकरण के शिक्षक हैं और व्याकरण के शिक्षक होने के नाते अगर आप अपने शिक्षण विधि को विश्लेषण पर आधारित करते हैं, अगर आप कोई व्याकरण के नियम से बच्चे को अवगत करा रहे हैं तो नियम जो होनी चाहिए ये हमेशा आगमन विधि पर आधारित होनी चाहिए, यानी कि बच्चे पहले अगर छोटे बच्चे हैं तो अपने आसपास के परिवेश से वे अपने पूर्व ज्ञान को ले करके वो क्या करें, अपने पूर्व ज्ञान को नियमों पर आधारित करें। तो यहाँ इस विधि में क्या देखते हैं कि शिक्षक जो है विश्लेषणात्मक विधि में आगमन विधि का बिल्कुल प्रयोग करते हैं, ठीक है, और आगमन विधि पर आधारित करके ही बच्चों को व्याकरण पढ़ाते हैं। तो जिससे कि बच्चे के व्याकरण के प्रति जो रुचि होती है बहुत ही सक्रिय हो जाती है और टीचर कई प्रकार के तथ्यों या कई प्रकार के कहानियों या कई प्रकार के उदाहरण के द्वारा किसी भी व्याकरण के सूत्रों या नियमों या तथ्यों का विश्लेषण कर बच्चे में व्याकरण के विभिन्न प्रकार के कंसेप्ट को डेवलप करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो व्याकरण की ये जो शिक्षण विधियां है, विश्लेषणात्मक विधियां, तो ये विधियां आगमन विधि के साथ साथ विचार विमर्श विधि पर भी आधारित है। तो हम जितने बच्चे से क्या करेंगे, वार्तालाप के द्वारा उनके विचारों से हम अवगत होंगे, उतना ही किसी भी कंसेप्ट का, व्याकरण के नियम का या व्याकरण के सूत्र का, व्याकरण के परिभाषा का विश्लेषण होगा। ठीक है, तो बच्चे एक उदाहरण के साथ 10 उदाहरण प्रयोग करना सीख जाएंगे। तो इस नियमों पर क्या होता है, निगमन जो विधि की भांति, यानी कि आगमन नियम जो होते हैं वो पूर्ण रूपेण क्या होते हैं, प्रभावी होते हैं
और ये आगमन विधि जो है ये विश्लेषणात्मक विधि से संबंधित होकर के व्याकरण के कई प्रकार के जो भी नियम या फिर परिभाषा को सुविकसित करते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट इस विधि के द्वारा बच्चों में व्याकरण की गतिविधि को या व्याकरण के नियम को जानने की प्रति रुचि उत्पन्न होती है और बच्चे जो हैं इस विधि से व्याकरण शिक्षण को करने में जो है सक्षम हो पाते हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि व्याकरण सीखने का जो सबसे अच्छी विधि है वो विश्लेषणात्मक विधि है, क्योंकि विश्लेषणात्मक विधि में बच्चे को शिक्षक क्या करते हैं, आगमन विधि और निगमन विधि दोनों विधि को जोड़ करके यानी नियम से उदाहरण भी और उदाहरण से नियम की ओर ले जाते हैं और दोनों तथ्यों से वो व्याकरण के सूत्रों और परिभाषाओं को क्या करते हैं, स्पष्ट करते हैं। तो इसलिए बेस्ट मेथड ये जो है विश्लेषणात्मक विधि क्या है, व्याकरण शिक्षण का सर्वोत्तम विधि माना जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट आज हमने व्याकरण के शिक्षण विधियों को जाना, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्टूडेंट नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप हमारे YouTube लाइव क्लास में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल सौम्या एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां से भी हमारे वीडियो को आप ले सकते हैं। उसके बाद आप सौम्या एजुकेशन फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये सारी जो है कंसेप्ट आपको हर चैनल पर और हर जो है वीडियो आपको जो है हर क्षेत्र में मिल जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट अगर आपको आप चाहे कि हमारा वीडियो आपको मिलता रहे तो इसलिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो आज बस हम लोग यहीं तक देखेंगे। अगले वीडियो के लिए जो है फिर नेक्स्ट टाइम आप वेट कीजिए। ओके, तो जैसे ही अगला वीडियो बनेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आज भर इतना ही, सभी से विदा लेते हैं। ओके, बाय एवरीवन, बाय। सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।